नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम इंडिया शेल्टर फाइनेंस के बिजनेस मॉडल और इसके निवेश की संभावनाओं को गहराई से डीकोड करने वाले हैं। एक ऐसा हाउसिंग फाइनेंस मॉडल जिसने वाकई मार्केट में काफी दिलचस्पी पैदा कर दी है। आगे बढ़ने से पहले आज के इस सफर का एक छोटा सा मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे इनके बिजनेस मॉडल और टारगेट मार्केट से, उसके बाद सीधे कोर फाइनेंशियल हेल्थ, स्टॉक की वैल्यूएशन और शेयर होल्डिंग का डेटा खंगालेंगे और लास्ट में एक इन्वेस्टर चेकलिस्ट के जरिए सारी चीजों को समेटेंगे। चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बिजनेस मॉडल पर आते हैं। इंडिया शेल्टर का जो बुनियादी मकसद है वो काफी साफ है। ये मुख्य रूप से पहली बार घर खरीदने वाले लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स को फाइनेंस करते हैं, मतलब वो तबका जिसे आसानी से फॉर्मल क्रेडिट नहीं मिल पाता। अब इसकी स्केल का अंदाजा इस एक नंबर से लगाया जा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की तीसरी तिमाही तक इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 7,619 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। और दिलचस्प बात यह है कि 2019 से लेकर अब तक इन्होंने लगातार 35% की मजबूत CAGR मेंटेन की है। अगर इस पूरे पोर्टफोलियो को थोड़ा बारीकी से देखें तो इसका 58% हिस्सा सीधे होम लोन्स का है और बाकी 42% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी यानी लैप है। यहाँ इनका अप्रोच काफ़ी सुरक्षित नजर आता है। इनके लोन का एवरेज टिकट साइज सिर्फ 10 लाख रुपए है और एवरेज लोन टू वैल्यू रेशियो 52% के आसपास है। आसान शब्दों में कहें तो प्रॉपर्टी की कुल कीमत के मुकाबले औसतन सिर्फ आधा ही लोन दिया जा रहा है। ये काफ़ी मजबूत सेफ्टी कुशन है। अब बात करते हैं इनके ग्रोथ और टारगेट मार्केट्स की। इंडिया शेल्टर आखिर अपना पैसा लेंड किसे कर रहा है और वित्तीय समावेशन के नजरिए से ये इतना खास क्यों है? इनके कस्टमर प्रोफाइल के स्टैट्स वाकई शानदार हैं। जरा इन नंबर्स को देखिए। इनके 99% लोन्स में एक महिला एप्लीकेंट का नाम शामिल है। 74% बोरोअर्स अपना खुद का काम करते हैं जो ज्यादातर अनौपचारिक आय वर्ग से हैं। 91% ग्राहक टियर 2 और 3 शहरों से आते हैं और सबसे बड़ी बात 70% लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी में पहली बार घर के लिए मॉर्गेज ले रहे हैं। साफ है कि ये उस वर्ग तक पहुंच रहे हैं जहां बड़े बैंक आमतौर पर जाने से कतराते हैं। इनकी भौगोलिक उपस्थिति को देखें तो पूरे देश में 15 राज्यों के अंदर 265 शाखाएं हैं, लेकिन इनकी स्ट्रैटेजी काफी फोकस्ड है। इनके कुल AUM का लगभग 59% हिस्सा सिर्फ 3 राज्यों से आता है। राजस्थान इसमें सबसे आगे है 31% के साथ, उसके बाद महाराष्ट्र 17% और मध्य प्रदेश 11% पर मौजूद हैं। खैर, मिशन और ग्रोथ के बाद अब सीधे बैलेंस शीट का रुख करते हैं, क्योंकि किसी भी अच्छे बिजनेस को लंबे समय तक टिकने के लिए एक बेहद मजबूत वित्तीय आधार की जरूरत होती है। चलिए देखते हैं कि स्टेबिलिटी के मामले में ये कहाँ खड़े हैं। इन कोर फाइनेंशियल नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। इनका ग्रॉस NPA मात्र 1.0% और नेट NPA 0.9% है। किसी भी लेंडर के लिए इतने कम NPA का मतलब है कि एसेट क्वालिटी बेहतरीन है। इसके साथ ही 4.9% का रिटर्न ऑन एसेट्स भी काफ़ी इम्प्रेसिव है और इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लगभग 71% है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि कल को अगर कोई बड़ा वित्तीय झटका लगता है या तेजी से ग्रोथ करनी हो तो कंपनी के पास एक बहुत बड़ा कैपिटल रिजर्व मौजूद है। फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के बाद अब बारी आती है स्टॉक वैल्यूएशन की, मतलब शेयर बाजार में इस मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी की मौजूदा कीमत क्या लगाई जा रही है। यहाँ एक काफी दिलचस्प कंट्रास्ट देखने को मिलता है। हमारे सोर्स डेटा के मुताबिक स्टॉक का करंट प्राइस लगभग 825 रुपए चल रहा है, जबकि इसकी कैलकुलेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू 1019 रुपए के आसपास है। अगर हम सिर्फ इस डेटा को आधार माने तो ये स्टॉक अपने वास्तविक मूल्य से थोड़ा अंडर वैल्यूड नजर आता है। लेकिन एनालिसिस हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए। अगर हम PE रेशियो की बात करें तो स्टॉक का मौजूदा PE 19.0 है, जबकि पूरी इंडस्ट्री का एवरेज 14.8 है। इसका सीधा मतलब है कि इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के मुकाबले बाजार इसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर रहा है। अब इसी प्रीमियम वैल्यूएशन को डिकोड करने के लिए एक और कमाल का मैट्रिक है पैग रेशियो, जो यहाँ 0.44 है। फाइनेंस की दुनिया में जब पैग रेशियो 1 से नीचे होता है तो उसे आमतौर पर काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि मौजूदा कीमत भले ही ज्यादा लगे लेकिन कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ को देखते हुए वो जस्टिफाइड है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न और फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या कहानी बयां कर रहे हैं। मार्केट के बड़े खिलाड़ियों का इस पर कितना भरोसा है।
तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई की बात करें तो कोटक महिंद्रा, एसबीआई लाइफ और क्वांट म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नामों ने इसमें अपना पैसा लगाया है। और एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर, प्रोमोटर्स का प्लेज्ड शेयर परसेंटेज 0.00% है, यानी प्रोमोटर्स ने अपना एक भी शेयर गिरवी नहीं रखा है। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। अगर फ्यूचर एस्टिमेट्स की तरफ देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 के लिए अनुमान काफी सॉलिड हैं। रेवेन्यू 1446 करोड़ रुपए और नेट प्रॉफिट 473 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्शंस उसी शानदार ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू करते हैं जिसका जिक्र हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। और अब हम आ गए हैं इस चर्चा के सबसे अहम और फाइनल हिस्से पर, इन्वेस्टमेंट्स चेकलिस्ट। हमारे पास जो 11 पॉइंट क्राइटेरिया है, चलिए इंडिया शेल्टर के परफॉर्मेंस को उस पर कस के देखते हैं। फंडामेंटल्स के टेस्ट में ये कंपनी कई पैमानों पर खरी उतरती है। क्या करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है? हाँ। क्या सेल्स ग्रोथ 15% से ऊपर है? बिल्कुल, ये 37.5% है। क्या पेग रेशियो 1 से कम है? हाँ, ये 0.44 है। और क्या प्लेज्ड परसेंटेज 0 है और कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है? इन दोनों का जवाब भी हाँ है। तो इन सभी पॉजिटिव पैरामीटर्स पर तो ये एकदम पास है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो चेकलिस्ट में फिट नहीं बैठते हैं, जैसे कि पी रेशियो इंडस्ट्री के मुकाबले ज़्यादा है, डेट टू इक्विटी रेशियो को कम होना चाहिए था लेकिन ये 1.89 है। इसके अलावा स्टॉक का प्राइस अपने 52 वीक लो के आसपास नहीं है बल्कि हाई के थोड़ा ज़्यादा करीब है। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें कोई भी फैसला लेने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो सारी चीज़ों को खंगालने के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इंडिया शेल्टर का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला मिशन है वो एक मजबूत पोर्टफोलियो के लिए ज़रूरी कड़े फंडामेंटल्स के साथ सही तालमेल बिठा पाता है? हमारा ये विश्लेषण पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पस के लिए था, तो अब ये सवाल हम यहीं छोड़ते हैं। खुद की रिसर्च करना और डेटा को और गहराई से समझना हमेशा से एक स्मार्ट कदम होता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।